नमस्कार बच्चों, आपका देशराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 10th क्लास के रिवीजन क्लास चला रहे हैं, जिसमें अब हम आज आपको ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आपके सामने एक चित्र हमने पहले से बना रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। देखिए, ये हमारी आँख का चित्र है पूरा, और इसके सारे भाग मैंने यहाँ लिख दिए हैं और एक एक शब्द के बारे में हिंदी में भी लिख दिया है ताकि हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ सके। देखिए, ये गोल सा जो भाग दिख रहा है आपको, और ये ऊपर ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये हमारे आँख का बाहरी हिस्सा है और ये हमारा अंदर हिस्सा है। जो गोल गोल गेंद जैसा सफेद सा भाग है वो हमारा हिस्सा है। अब इस हिस्से में हमारे ये देखो, ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये लेंस है। इसे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। और ये हमारा जो लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। ये मांस का बना होता है, ये मसल्स का बना होता है एक तरीके से। और इसके भाग का ये जो हिस्सा दिख रहा है, पीछे का हिस्सा, ये अलग हिस्सा है। और इसके पीछे वाला जो हिस्सा, यहाँ पर जो भाग है, ये रेटिना का पार्ट है, जहां पर इमेज बनती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, इस यहां से लेकर यहां तक का जो भी भाग है, ये खाली सा जो है, इसमें कांचाभ द्रव यानी कि विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। ठीक है ना, ये पारदर्शी होता है जिसमें से प्रकाश होकर जाता है। अब हम लेंस से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटा सा छिद्र होता है और एक एक हिस्सा ये होता है। ठीक है, और ये जो काली काली ब्राउन कलर की, किसी की नीली देखी होंगी आपने और किसी किसी की हल्की सफेद भी देखी होंगी, ये हमारी पुतली होती है। और इसके अंदर का ये प्यूपिल यानी छिद्र होता है। ठीक है ना, आइरिस। और इसमें एक छोटा छिद्र हो, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा आइरिस हो गया। और ये प्यूपिल में से यानी रोशनी हमारी जाती है, आइरिस इसे कंट्रोल करती है और इसको कंट्रोल करती है जिससे जितना भाग हो सके आंख में जा सके। ये छोटी बड़ी हो सकती है, इसके कलर अपने अपने अलग होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसके साइडों में यहाँ पर जो मैंने ब्लैक से इस तरह से जो बना रखा है, यहाँ पर ये हल्का सा छोटा सा, और यहाँ पर भी होता है ऐसी, इन्हें कहते हैं सिलियरी मसल्स, पक्षांभी पेशियां। ये लेंस के आकार को सेट करती हैं, इसको बढ़ाती खींचती हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये लेंस को जैसे खींचेंगी तो पतला हो जाएगा, इसको दबाएंगी अपने आप, क्योंकि ये मसल्स का बना होता है तो अपने आप ही अपनी फोकस लेंथ चेंज करता रहता है, इसलिए। फिर इसके आगे की बात करते हैं कि जितना भी यहां से जो इमेज बनता है और रेटिना पे बनता है, तो यहां से कुछ नसें जो होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो बाहर दिमाग की ओर, मस्तिष्क की ओर जा रही होती, माइंड में, जिसे हम ऑप्टिक नर्व यानी कि दृक तंत्रिकाएं कहते हैं। यहां पर रेटिना का जो पार्ट्स है, उसका बीच वाला हिस्सा येलो स्पॉट होता है, एक पीत बिंदु होता है, जहां सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। और जहां सेंसिटिविटी ना के बराबर हो बिल्कुल ही, उसे अंध बिंदु यानी कि ब्लैक स्पॉट कहते हैं। नेत्र में कौन कौन से पार्ट्स आपके बोर्ड्स में आएंगे पूछने को, वो मैंने साइड में लिख दिए हैं। कुछ यहां लिखे हैं, जो रह गए वो यहां लिख दिए, जिसमें हमने कॉर्निया, ये कॉर्निया का हिस्सा होता है। ठीक है ना, इसे श्वसन मंडल कहते हैं। और जहां पर कॉर्निया स्थित होती है उस हिस्से को कहा गया ये। फिर आइरिस, अभी बताया, ये पुतली होती है, एक तरीके से कंट्रोल करती है। उसी के भाग में एक छोटा सा छिद्र, इसे प्यूपिल कहते हैं। आई लेंस यानी कि आंख का लेंस, ये होता है उत्तल। रेटिना, जहां पर इमेज बनती है। एक्वेसिस ह्यूमर, और एक विट्रियस ह्यूमर आता है। ये बात ध्यान रखने की है कि एक्वेस ह्यूमर कहाँ होगा और विट्रियस ह्यूमर कहाँ होगा, ये दोनों कंफ्यूजन कभी नहीं होने चाहिए। दोनों ह्यूमर लगा हुआ है, तो जिसका मतलब है द्रव। एक गाढ़ा, ह्यूमर का मतलब होता है गाढ़ा पदार्थ होता है एक। ठीक है ना, तो ये ह्यूमर यहां भी है, ह्यूमर यहां भी है। और विट्रियस याद रखना, एक्वेस, एक्वेस को बोलते हैं हिंदी में जलीय द्रव। ये कहां होता है, ये जो हमारी आंख का लेंस दिख रहा है और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जहां पुतली जो हमने बात की थी, इसके अंदर होता है, ताकि आंख पे कोई प्रेशर पड़े तो ये एकदम उसको कंट्रोल, एक सस्पेंशन की तरह काम करे। ठीक है बच्चों, और विट्रियस हमारा कहां होता है, जहां सफेद हिस्सा होता है। क्लियर, जो हमारी आंख का सफेद इस पीछा है, उसके अंदर एक भरा हुआ भाग विट्रियस ह्यूमर होता है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। येलो पॉइंट मैंने बता दिया है, ब्लाइंड। अब आते हैं हम स्क्लेरोटिक एंड कॉरॉइड
यानी श्वेत भाग, बाहरी सफेद भाग इसको बोलते हैं, जो हमारी आंख है उसको बोला गया है। ठीक है ना। तो ये दो हिस्से हमने बताए हैं, एक आ गया हमारा स्क्लेरोटिक और एक आ गया हमारा कॉरॉइड भाग यानी श्वेत भाग, जो आंख का हिस्सा होता है। क्लियर। आंख के बाहर हमारे क्या क्या होती हैं, हमारे ये क्या कहते हैं, ये पलक होती है। ठीक है ना। और इसके अंदर का भाग क्या होता है, ये सफेद वाला हिस्सा। ठीक है ना। तो ये हमारे इसको क्या करती है, इसको हमारे आंख का प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, बचाती है हमारी आंख को। ठीक है ना। ठीक है, इतना देखेंगे फिर और बताते हैं अभी। देखिए बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिखी है स्क्लेरोटिक एंड कॉरॉइड की। द आउटर ओपेक टफ लेयर, यानी कि बाहरी, ओपेक माने होता है जिसमें हमें दिखाई देता है, ओपेक माने जिसमें हमें कुछ दिखाई देता हो, टफ मतलब कठोरी, लेयर माने परत होती है, ऑफ द आईबॉल यानी कि आंख का जो हिस्सा है, गोल आंख का हिस्सा है। तो जो हमारा ओपेक माने जो हमारा दिखता है, कैसा, पारदर्शी टाइप का, पारदर्शी टाइप का, टफ कठोर, और लेयर परत। ठीक है ना। आईबॉल यानी कि आंख, प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द आईज यानी कि ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है अंतः भाग की, अंतः भाग की, किसकी, आंख की। अब इसके बाद आती है कि इसके अंदर से अटैच्ड, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ अंदरूनी भाग जो होता है अंदर, ठीक है ना, अंदर का जो पृष्ठ है, अंदरूनी जो पृष्ठ है, अंदर का पृष्ठ जो काले रंग का होता है, मेम्ब्रेन से एक झिल्ली होती है, उसको कहा गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कॉर्निया, आइरिस और एक प्यूपिल था हमारा। तो कॉर्निया का काम, एक बाहरी झिल्ली होती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना। आइरिस हमारी पुतली, और उसके अंदर जो छिद्र पाया जाता है, जो रोशनी को, यानी कि आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उसको। और आईलेंस जो मसल्स का बना था, मांसपेशियों को बना हुआ था। रेटिना जहां पर हमारा इमेज बन रहा था। एक्वेसिस ह्यूमर यानी कि हमारा जलीय द्रव। और विट्रियस ह्यूमर यानी कि काचाभ द्रव, जो आंख के अंदर गोल हिस्से में भरा हुआ है। येलो स्पॉट यानी कि जहां पर अधिक सेंसिटिव भाग होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जहां पर हमारी आंख जो है ज्यादा, हमारे आंख को ज्यादा सेंसिटिव, मतलब रोशनी अच्छे से पड़ती जहां पर, ये कह सकते हैं। और येलो के बाद आता है ब्लैक पॉइंट, ब्लैक स्पॉट, जहां पर हमारा कोई सेंसेशन नहीं है। ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब हम इसके बाद आपको, ये तो हमने सब समझ लिया कि किस तरीके से ये पार्ट्स होते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि हम आंख कैसे बनाएं, क्योंकि सब लोग आर्ट में माहिर नहीं होते हैं। तो उस आंख को बनाने का तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूं, साथ ही साथ किस तरीके से बनाना है। पहले आप प्रकार लेकर एक गोल सर्कल खींच लेंगे। ठीक है। गोल सर्कल खींचने के बाद, जैसे आप गोल सर्कल खींचेंगे, फिर से देखिए, आपको गोल सर्कल खींच लेना है। आंख गोल बन गई, ये तो पता है। इसको यहां से थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और इसको यहां सीध से ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है। यहां से आप सीधे सीधे इस तरह से ये बना देंगे। फिर इसके बाद यहां पर लेंस का एक आकार बनाएंगे इस तरीके से। इसी के बाहर इस तरीके से एक छिद्र टाइप का बनाएंगे। यहां पर एक इस तरीके का एक इस तरह से बना देंगे डिजाइन। यहीं से इसको गोलाई देंगे इस तरीके से। ठीक है। एक यहां पर एक पतली सी एक लेयर आएगी इस तरीके से। एक यहां पर पतली सी एक लेयर आ जाएगी। यहां पर सिलेरी मसल्स इस तरह से बना देंगे। ठीक है। ओके। फिर इसके ऊपर एक परत अभी बताई थी ना, इस तरीके से बननी थी, इस तरह से परत बना देंगे। वो आराम से बना के लाइए कि लहराती हुई यहाँ से अंदर की ओर जाए, फिर इसके ऊपर से बिल्कुल बराबर आए, फिर यहाँ से फिर अंदर कर दीजिए आप। ठीक है। बस बन गया आपका हिस्सा। यहां पर आप इस तरह से बाउंड्री से एक अलग कलर से या पेंसिल से थोड़ा डार्क कर देंगे, ये आपका रेटिना हो गया। ठीक है। और एक अंदर एक ब्लैक पॉइंट पॉइंट लाइन वाली एक लाइन और बना दें।
बस ठीक है बच्चों, मेरे को समझ में आ गया होगा कि हम आंख का चित्र भी किस तरीके से बना सकते हैं। मैथ वाले जिनको ड्राइंग अच्छे से नहीं आती है वो स्पेशल ध्यान रखें कि सर्कल बनाना है, कहाँ पे कट लगाना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं हम। देखिए बच्चों, अभी हमने आंख के बारे में पढ़ा, अब हम आंख के कुछ पॉइंट्स के बारे में और जानेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है समंजन क्षमता, हिंदी में कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। इसका क्या मीन्स है? जो ईश्वर ने हमें आंख दी है या हमें जो आंख मिली है वो इतना बढ़िया कैमरा है जिससे हम कुछ भी देख सकते हैं बड़े आसानी से। फुल एचडी कैमरा है, 3D भी देख सकते हैं आप, है ना। ये आंखें आप इधर उधर चला सकते हैं, लेकिन इसकी एक क्षमता भी होती है, पावर होती है। क्या पावर होती है वो हमको समझना है कि एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी कि लेंस की जो फोकल लेंथ है, यानी कि उसकी जो लंबाई है, उसको चेंज करना, बदलना। क्यों? ये तो है नहीं कि मुझे पास में देखना है तो भगवान ने अलग से लेंस दे रखे हैं दो चार, अरे अब पास देखना है वाला लेंस निकालो, ये वाला लगाओ, ये वाला रखो तो ये वाला लगाओ। तो हमें सिलेरी मसल के हिसाब से वो ऑटोमेटिक मसल वाला जो हमें लेंस दिया गया है वो ऑटोमेटिक पतला हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है। तो वही उसकी अकोमोडेशन ऑफ आईज होती है, यानी समंजन क्षमता होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में मैंने लिख दिया है एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ, यानी कि सिलेरी मसल के थ्रू लेंस को पतला मोटा करता है, इससे फोकल लेंथ उसकी बदलती है। ठीक है, यानी कि ऐसी योग्यता आंख के अंदर खुद ब खुद अपनी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को बदल ले। इसी के बाद दो पॉइंट और आते हैं, लीस्ट डिस्टेंस या डिस्टिंक्ट विजन, रेंज ऑफ विजन। इसको समझिए। लीस्ट निकट बिंदु होता है हमारा, निकट बिंदु बोलते हैं इसे, निकट बिंदु वह बिंदु जहां से हम आंख में आसानी से देख सकते हैं, आंख के द्वारा हम देख सकते हैं। तो आप अपने हथेली को इस तरह से ले लें, इसमें कुछ लिख लें अच्छा सा चीज, और लिखने के बाद आंख को पास लाते हैं, जैसे ही आपको ब्लर हो जाएगा तो वो आप, और जहां ब्लर के बाद ठीक अच्छा सा दिखेगा तो आप समझ लीजिए वो आपका निकट बिंदु है। वैसे एवरेज जो डिस्टेंस दे रखी है वो उसकी 25 सेंटीमीटर दे रखी है, कि 25 सेंटीमीटर से हमें वस्तु दिखना सही दिखाई देती है। और 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी यानी कि अनंत दूरी तक, जहां तक हमारी नजर चली जाए, अगर ब्रह्मांड पूरा छोर भी दिख रहा होगा तो वहां तक हम देख सकते हैं। तो ये रेंज ऑफ विजन होती है, यानी कि उसकी जो हम देखते हैं देखने की क्षमता, परिसर जितना हमारा अनंत तक दिखा जा सकता है वो रेंज ऑफ विजन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, एक एक नंबर में या दो दो नंबर में पूछ ले जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ आई, यानी कि समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है ना। यानी कि एक शब्द ध्यान रखें, यानी कि लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता, एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस आइज। ओके, फिर आता है लीस्ट, यानी कि नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन सी इजिली, जहां से हम आसानी से देख सकते हैं। दूसरा रेंज ऑफ विजन, यानी कि फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करेंगे, क्योंकि हमारी आंख जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट भी हो जाते हैं, कभी हमको पास का नहीं दिखता, कभी हमको दूर नहीं दिखता, तो उन टॉपिक पे बात करते हैं। आप इसे लिख लीजिए, टच कर दिए। देखिए बच्चों, अब नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं हम, जिसे कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि आंख में किसी कारणवश हमें कोई कमी आ जाती है तो हमें वस्तुएं सही से दिखाई नहीं देती हैं। इसी को कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। अब ये दृष्टि दोष वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में हाई स्कूल के, उसी हिसाब से हम उसकी बात करेंगे। जिसमें हमारा पहला है मायोपिया, यानी शॉर्ट साइटनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको समझे कैसे? मैंने दोनों नाम लिख रखे हैं। एक होता हमारा दूर दृष्टि दोष
दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। पहले हम समझेंगे मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस। देखिए बच्चों, जो हमारी आंख होती है, जो हमारी आंख होती है, ये इसका लेंस है इस तरीके से। तो हम कोई भी विजन जब हम देख रहे होते हैं कहीं से भी, और लेंस उसे रेटिना पर बना देता है सही से, तो हम सही उस वस्तु को देखते हैं कहीं पे भी हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है, इस पॉइंट पे है, तो भी हमको वो दिखा देगा। इस पॉइंट को आप ओ मान लीजिए। लेकिन होता क्या है, अब निकट दृष्टि दोष है क्या? निकट दृष्टि दोष कहते क्यों है? निकट दृष्टि दोष की परिभाषा ये कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि पास का तो साफ दिखता है, दूर का सही नहीं दिखता। अब इसका निकट दृष्टि दोष मायोपिया जो नाम दिया है कि हम पास का तो क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी नियर ऑब्जेक्ट है उनको आसानी दे सकते हैं, लेकिन एक रेंज के बाद दूर का हमको नहीं दिखता। लेकिन नाम इसको दिया गया है मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। क्यों दिया गया है वही समझा रहे हैं कि जब इसमें कोई दोष आ जाता है आंख में, यानी कि मायोपिया हो जाता है, तो होता क्या है कि ये जो गोला दिख रहा है आपका आंख का, इसका साइज छोटा हो जाएगा, सॉरी ये बढ़ जाएगा हल्का सा, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा था, जो हमें यहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा था, ठीक है, वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। यानी कि ये दूरी हमारी जो थी, नॉर्मल जो थी, वो कम हो गई, पास में हो गई, रेटिना पर ना रहकर। इसलिए इसे शॉर्ट साइटनेस मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष कहा गया। अब ये जो पॉइंट हमारा ओ है वो रेटिना से पहले बनना है। अब हमको इसको दूर करना है, तो इनकी रेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो रेटिना पे नहीं बनना है उसे रेटिना पे बनना चाहिए। तो ये वो पॉइंट है इसके बाद हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, यहां तक सही दिखेगा। तो यानी कि उस इमेज, जो हमारी जो वस्तु की इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो हमें ऐसी जगह पे बनानी है, फोकस बनाना है जिससे वो दिखाई दे, ठीक है। तो वो हमको इस तरह से ढूंढना है। तो अब हम फिर से हम एक आंख और बना रहे हैं, इसमें हम देखेंगे। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक अवतल लेंस ले लिया, यानी कि कॉनकेव लेंस ले लिया। कॉनकेव लेंस का काम क्या है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये किरणों को डाइवर्ज करता है, रेस जो पैरेलल आती हैं उनको डाइवर्ज करता है, यानी कि किरणों को फैलाता है, अपसारी करता है, और इसको भी हमें थोड़ा सा फैलाना है, डाइवर्ज करना है। निकट दृष्टि दोष में बताया कि पास का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसको आंख पर हम देख सकते हैं, और जब हमको ये दिखता नहीं है, इसके बाद का कोई पॉइंट आ जाता है ओ डैश, तो हमें ये दिखेगा नहीं, इसे ओ डैश ले। अब हमने क्या करा, इसके बाद का नहीं दिख रहा है, तो हमारी जो रेज आएंगी कहीं से भी, इन्फिनिटिव से कहीं से भी आएंगी, वो ऑटोमेटिक यहां पे बनेंगी इस लेंस के थ्रू, क्योंकि वो उसका इमेज उस ओ पॉइंट पे बना रही है जहां पर हमको दिख रहा था। इसलिए ऐसे लेंस का उपयोग किया जाता है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में यानी कि मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो दूरी है कम हो गई, लेंस से पहले आ गई, इसलिए शॉर्ट साइटनेस करना। तो इसको ज्यादा दिमाग ना रखें, बहुत से बच्चे ये करते हैं कि शॉर्ट साइटनेस को ये समझ लेते हैं कि उसको दूर पास का नहीं दिख रहा होगा। शॉर्ट साइटनेस इसलिए रखा गया है कि जो हमारी डिस्टेंस थी वो छोटी हो गई, निकट आ गई, पास में हो गई, तो पास का साफ दिख रहा है, दूर का साफ नहीं दिखता है। यहीं पर हम चलते हैं अब दूसरा टॉपिक पर, दूर दृष्टि दोष पर। दूर दृष्टि दोष पर
दूरदृष्टि दोष में ये भी नाम इसी की तरह से है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, फार साइटनेस। दूरदृष्टि दोष में दूर का तो साफ दिखेगा लेकिन पास का साफ नहीं दिखेगा। तो इसमें भी वही सिस्टम है कि आंख प्रॉपर तरीके से सही होगी तो दूर का भी पास का भी कहीं का भी होगा, सब दिखेगा उसको, रेटिना पर फिगर बनेगा। ठीक है, अब हमने ये ऐसा पॉइंट फाइंड कर लिया, एक पॉइंट हमको मिल गया एन। ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसके बाद हमें सब साफ दिख रहा है लेकिन इससे पहले कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, यानी कि दूरदर्शी दोष है, यानी कि दूर का तो साफ दिखाई देगा, पास का साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये पॉइंट ऐसा है, यहां तक तो उसे दिख रहा है सही से, लेकिन जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो आंख के साथ होता क्या है और होता क्यों है? ये छोटा हो जाएगा गोला, ये छोटा सा हो जाएगा, इसके अंदर जो कमी आएगी जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये बढ़ती उम्र की वजह से दोष होते हैं, तो ये आंख का जो गोला है थोड़ा सा छोटा हो जाता है या इसमें कुछ गोलाई में कमी आ जाती है, ये माना जाता है। तो ये जो पॉइंट था, जो एक हमने एक पॉइंट लिया एन डैश, जो पास का है, क्योंकि पास का नहीं दिख रहा है, तो जब इमेज जा रही है इसको, तो वो इस तरीके से बाहर निकल जाती है, यानी कि रेटिना पूरी तरीके से बन नहीं पा रहा है, यानी कि यही इसका दूरदर्शी दोष है। अब यहां पर दूरी बढ़ गई तो इसलिए दूरदर्शी दोष कहा गया, यहां दूरी घट गई तो निकटदर्शी दोष कहा गया। अब क्या करना है कि इसको दबाना है, दबकर रेटिना पर आ जाए। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस जिसे कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस जो किरणों को बैंड कर कर फोकस की ओर मोड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगाते हैं उसी लेंथ का जहां को उसको दिख रहा है, हमने इसके सामने एक उत्तल लेंस लगा दिया। अब जो भी यहां पर जो एन डैश था, जो इसका इमेज नहीं बनना था, वो काम क्या करता है, वो उस पॉइंट पर उसकी इमेज बनाएगा, बनाने के बाद वो उसको रेटिना पर सही से बना देगा। इस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है। तो मैंने आपको कारण भी बताया और निवारण बताया, कॉज भी बताया और उसका सोल्यूशन भी बताया कि हमको ध्यान रखना है, मायोपिया या निकटदर्शी दोष, दूरी कम हो जाती है इसलिए कहा गया है, यानी कि पास का तो दिख रहा है उसे लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, निकटदर्शी दोष हाइपरमेट्रोपिया, दूर का साफ दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होती है, जैसे वो पास की चीजें देखना चालू करता है तो वो फोकस होता ही नहीं है, रेटिना से पीछे जाके उसका इमेज बनना होता है। तो इसलिए इसमें किरणों को फैलाना था, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस यूज किया रहा है, इसमें किरणों को सिकोड़ना था, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चों, अब एक दोष के बारे में और पढ़ाएंगे और हमारा एक टॉपिक और रह गया है प्रिज्म, वो पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब हम इसके तीसरे दोष के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, जब आप लोग बुढ़े होने लगेंगे और जैसे जैसे आप बुढ़े होंगे तो आपकी मसल्स भी कमजोर होंगी, तो ऐसे ही आंखों की जो सिलियरी मसल्स हैं यानी पक्षामी जो पेशियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं, जिस वजह से लेंस की जो फोकल लेंथ चेंज करने की जो क्षमता है यानी कि पावर है वो कम होने लगती है। इससे पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है। तो नॉर्मली ज़्यादातर इसमें उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इसकी दूरी को खत्म किया, इस निवारण को खत्म किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ना तो दूर का साफ दिखता है ना ही पास का साफ दिखता है, यानी कि ना तो वो ज्यादा दूर की वस्तुएं भी सही से नहीं दिख रहा होता, धुंधली दिखा रही होती है, पास की भी दिख रही है। इसमें क्या होता है कि दुई फोकस
वाला हम लेंस प्रयोग करते हैं, बायोफोकल लेंथ वाला, जिसमें आंख पे जो चश्मा लगता है ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उस पर हमारा कॉनकेव लेंस ऊपर वाले हिस्से में बनता है और कॉन्वेक्स लेंस नीचे वाले हिस्से में बनता है। चश्मे पे जब ऊपर होगा तो ऊपर हमारा बनेगा कॉनकेव लेंस और नीचे की ओर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में बनेगा हमारा क्या कहते हैं अवतल लेंस और नीचे वाले हिस्से में बनेगा उत्तल लेंस बनेगा। इसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। सीधा हिसाब यही है कि उम्र बढ़ेगी, मसल्स में कमजोरी आएगी, इस वजह से होता है और कोई नहीं है। और जब हम पास का नहीं देख पा रहे हैं तो हमने निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, दूर का दिखता है परंतु पास का नहीं दिखता है। तो हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं उसमें, उत्तल लेंस का। तो इसमें कई बार मसल्स में ऐसी कमी हो जाती है कि दूर का तो सही देख रहा होता है, लेकिन जब किताबें पढ़ता है या कोई पास की चीज रीडिंग कर रहा हो तो साफ नहीं दिखता, तो उत्तल लेंस लगा देते हैं, उसके में सही हो जाता है। लेकिन इसे हम फार साइटनेस इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये हमारी एज की वजह से होता है। और जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है यानी कि दूरदृष्टि दोष है वो एज की वजह से नहीं है, वो गोला जो था आंख का वो क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, या फोकल लेंथ, ठीक है ना, उसमें गड़बड़ी होती है और इसमें मसल्स में कमी आ गई है इस वजह से, ठीक है, ये फर्क होता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रिज्म के बारे में आप जानते हैं, क्रिस्टल यानी कांच का एक 3D इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसकी। ये इस तरीके से एक प्रिज्म होता है, इसकी 1 2 3 4 चारों परतें नीचे की भी सब कांच की बनी होती है। डेंसर मीडियम होता है, सघन माध्यम होता है ये। और इसमें एक काम ये होता है कि प्रकाश की कोई किरण अगर आती है, यहां पर प्रकाश की कोई किरण अगर आती है तो क्या होती है, वो डेविएट होती है, विचलित होती है। लेकिन प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना है, प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है, तो वह धीरे धीरे कुछ किरणें इधर की ओर चली जाती हैं और इस तरह से एक रेंज बन जाती है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम लाइट में यहां पर हमारे 7 कलर आ जाते हैं, विबग्योर, विबग्योर, यानी कि प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में से होकर गुजरती है वह 7 रंगों में, मुख्य 7 रंगों में बढ़ जाती है, होते बहुत सारे रंग उनके बीच में। When the rays of light passes through the lens, it distributed in 7 types of main colors. That is called the dispersion of light. यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण का मतलब कलर होता है, विक्षेपण का मतलब बढ़ जाना, डेविएट होता है। तो यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाना, जिसमें हमारे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह प्रिज्म के द्वारा होता है, ठीक है ना। और जैसे हम छोटे पे भी हम लोग देखते होंगे, आप भी कभी कभार देखते होंगे, स्केल ले लेते हैं, उसमें से हम इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे कहते हैं तो आपको अलग कलर दिखाई देते हैं। डिस्पर्जन लाइट, ड्रॉप ऑफ, ये भी प्रिज्म की तरह दिखता है, ड्रॉप ऑफ रेन्स, यानी कि वाटर की ड्रॉप्स होती है, इसमें भी 7 रंग बनते हैं, इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो रेनबो बनता है वो भी इसी पर्पज से बना होता है। बस शर्त ये होनी चाहिए बरसात भी हो रही हो धीरे धीरे और सूरज भी निकल रहा हो, तो लाइट जब इसमें से गुजरेगी तो 7 कलर का इंद्रधनुष बनता है। हम मुख्य इसमें 7 कलर दिखते हैं, इनके बीच में बहुत सारे कलर पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारा थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, वो भी अभी हम आपको पढ़ाते हैं।
देखिए बच्चों, अब हम आगे की ओर पढ़ाने जा रहे हैं आपको डेविएशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विचलन। प्रिज्म इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। इसको बड़े अच्छे से समझना है, इसलिए मैं इसको एक एक चीज आपको बना के दिखा रहा हूं। हमने अभी देखा कि लाइट किस तरीके से इसमें डेविएट होती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण जब चल रही है, प्रकाश की किरण जब चल रही है तो इसको अच्छे से थोड़ा सा बना दें। तो ये प्रकाश की किरण आई, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई लेयर चेंज होती है, उस पर रेज आती है, तो एक पॉइंट आता है, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, उस पर एक हम नॉर्मल डालते हैं। ऐसी हमको यहां पर इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 90 डिग्री एंगल बनाना, नॉर्मल बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये नॉर्मल बन गया। एन अब क्या होगा, ये हमारा रेयर मीडियम है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। वैसे तो ये लाइन थोड़ी 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 झुकती हुई आती है, इस तरीके से ऐसे आती है हर बार, हर लेयर पर, यानी कि बहुत सारी लेयरें हैं तो थोड़ा वो झुकेगी, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको इसको सीधा रखना है कि इस तरह से बैंड हो गई। तो ये एंगल आपका क्या बन गया, आई, और ये बन गया R1, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब यहां से फिर हमने नॉर्मल डाल दिया, इस पर एक नॉर्मल और डाला, इसको आप आगे बना लीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहां पर भी हमने एक नॉर्मल डाल दिया, एक ये नॉर्मल, दूसरा पड़ गया। अब ये अंदर का मीडियम जो है डेंसर है, बाहर का हमारा रेयर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम है, अंदर का सघन माध्यम है। तो ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर जाएगी। तो नॉर्मल हमारा ये बाहर की ओर, तो नॉर्मल से दूर मतलब ऐसे आएगी, इधर नहीं जाएगी, ऐसे आएगी। तो ये इस तरीके से आ गई, ये रे निकल गई। तो ये हमारा आ गया आई, ठीक है ना, 2, और ये हमारा आ गया R2, इसे I1 मान लो। दोनों मीडियम सेम है, तो जिस एंगल से गई उसी एंगल से आएगी। अब होता क्या है, इसको हमें क्या समझना है, इसमें देखिए ये किरण जो ब्लैक लाइन से हमने दिखाई थी, ये इस तरीके से जा रही है, ये ऐसे करके चेंज हो गई, और फिर ये इस तरह से आ गई। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाए, इसी तरीके, इसी सीध में अगर इसको पीछे बढ़ाए, इस तरीके से ले जाएं, और इस रे को मोड़े ना और इसको सीधा ले जाएं, तो हमने देखा जो रे ये जा रही थी, ये जो रे ऐसे जा रही थी, वो ऐसे ना जाकर यहां से ऐसे हो गई है, यानी कि इतना ये मुड़ गई। इस एंगल को डेविएशन एंगल कहा गया, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण, ये वाला, ठीक है बच्चों। प्रिज्म जिस एंगल से अपनी लेयर को अलग करता है, ये ए हमने मान लिया, ये प्रिज्म कोण होता है, ये होता है प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि प्रिज्म कोण, ठीक है। अभी ऐसा होता क्यों है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण यानी कि लाइट ऑफ रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाती है,
स्लो हो जाती है, जिस वजह से वो सीधी न जाकर जिधर बेस ज्यादा होता है प्रिज्म उधर की ओर बेंड हो जाती है, इस वजह से होता है। और इसको समझने के लिए हमको बस ये ध्यान रखना जरूरी है मेन कि हमें नॉर्मल जरूर खींचना है, और नॉर्मल यहां पर ये नॉर्मल की ओर बेंड हुई है और यहां ये नॉर्मल से, इस वाले नॉर्मल से दूर गई है। इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं देना। ठीक है बच्चों, अब इसके हम फॉर्मूले की बात करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें इसका फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है n बराबर साइन a प्लस डेविएशन एंगल बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। यानी कि हमें ये ध्यान देना है कि जब हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म के थ्रू ज्ञात कर रहे हैं प्रिज्म का, तो उसमें हमें साइन a प्लस डेविएशन एंगल का हाफ और साइन यानी प्रिज्म एंगल का हाफ लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसकी वैल्यूज पढ़ी हैं, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ सवाल कराएंगे आपको। देखिए बच्चों, अब थोड़े से न्यूमेरिकल की हम बात कर लें, आंकिक प्रश्नों की, जिसमें हमने पहला सवाल लिया है द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 38 एंड डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यानी कि हमें यहां पर जो एंगल दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण दिया है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, और ये हमें न्यूनतम विचलन कोण दिया है, विचलन कोण। हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अपवर्तनांक प्रिज्म का ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा था n बराबर साइन a प्लस डेविएशन एंगल बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। तो यहां प्रिज्म एंगल जो है, यानी कि एंगल a की वैल्यू जो दे रखी है वो 60 डिग्री दी है, और डेविएशन एंगल यानी विचलन कोण की जो दे रखी है वो 38 डिग्री दे रखी है। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दीजिए। साइन a की वैल्यू है 60, डेविएशन की है 38 बाय 2 अपॉन साइन 60 डिग्री बाय 2। इन्हें आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, प्लस करेंगे कितना आएगा, प्लस करेंगे इसमें आएगा 98 बाय 2, और ये आएगा 60 डिग्री बाय 2। 98 का हाफ करेंगे आप तो साइन 49 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री आएगा। अब इसकी वैल्यू आपको तो पता नहीं होगी, तो ये वैल्यू दी होती है, सवालों में आपके में देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.75, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 0.5, हाफ दी है 0.5। यहाँ 0 लगा लेंगे और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 75 बाय 50। इसे आप इस तरह से लिख लीजिए, 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ये आपका आ जाएगा 115/10 और ये 1.5, ये n की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पर्सन अनेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अनेबल टू सी यानी कि नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु को अपार्ट फॉर मोर देन 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, यानी कि वो 100 सेंटीमीटर तक तो देख सकता है लेकिन 100 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता। तो
तो अपार्ट मोर देन 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ठीक है ना, एंड द लेंस एंड करेक्ट इट्स विजन। तो उसके विजन को हमें सही भी करना है। कभी कभार इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लेंस लग रहा है, लेंस का नाम भी बताइए, ठीक है ना। तो इस सवाल को समझने की बात यह है कि उसका जो फाइनली इमेज बनना है वो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीमीटर बनना है, यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस आ रही है वो 100 सेंटीमीटर पर आ रही है। अब 100 सेंटीमीटर के बाद वो नहीं देख पा रहा है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक का उसे देखना है, यानी कि वहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, वहां पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो कहां होगी, इन्फिनिटी पे होगी, यानी कि 100 के बाद होगी। तो हम वो उस डिस्टेंस को ले रहे हैं 100 से, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो इन्फिनिटी ले रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है इस तरह से आप देखेंगे हमारी आंख से, दोनों इस साइड में है, क्योंकि हम इस तरफ का मान स्टैंडर्ड लेते हैं, तो इधर है, तो इधर साइड में हमारे दोनों चीजें क्या आएंगी, निगेटिव। तो ये भी निगेटिव, और इसको निगेटिव लो चाहे मत लो, वो आपकी मर्जी है, 100, ठीक है। अब हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब जब हमने इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 100, ये 1/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, खाली 100 बचेगा, तो f बराबर आएगा माइनस का 100, यानी कि इसकी फोकल लेंथ होगी माइनस के 100। माइनस की वैल्यू ये बता रही है ये कॉनकेव लेंस है, यानी कि अवतल लेंस। देखिए बच्चों, हम 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं आपके साथ। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी क्लियरली अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ओनली 10 मीटर। कैलकुलेट द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। बच्चों इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति पीड़ित है, पीड़ित है किससे, निकट दृष्टि दोष से, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी जो देख सकता है, अधिकतम दूरी देख सकता है 10 मीटर। तो हमें उसकी प्रकृति बतानी है। तो हमारा हमें पता है फॉर्मूला इसका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये इसका फॉर्मूला है। अब वो अधिकतम, मायोपिया में होता क्या था, मायोपिया में यही तो होता है कि निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे सकती। तो यानी कि वो अपने पास में यहां ऐसे 10 मीटर तक तो सही देख सकता है, लेकिन 10 मीटर के बाद नहीं देख सकता। तो यानी कि उसे जो है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो 10 मीटर के बाद है, यानी अनंत का बिंदु देखना है, इन्फिनिटी का देखना है। तो u इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा माइनस का, v यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का 10 मीटर। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1/f माइनस के 1/10, और माइनस के यह आएगा आपका 1/माइनस के इन्फिनिटी, ये तो 0 वैल्यू हो जाएगी, तो f की वैल्यू आ गई माइनस के 10 मीटर। माइनस का, तो ये इट शुड बी कॉनकेव लेंस, यानी कि ये अवतल लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पावर ही पूछ रहा है, तो पावर का 1/f इन मीटर, तो p इज इक्वल टू 1/10, ये मीटर में कन्वर्ट है ही, तो p की वैल्यू आ गई माइनस में, तो माइनस के 0.1 डायोप्टर, ये इसकी पावर आ गई, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन वियरिंग अ ग्लास
यानी कि एक चश्मा पहने हुए एक व्यक्ति साफ तरीके से एक किताब 25 सेंटीमीटर पर पढ़ सकता है। यानी कि उसे चश्मा लगाया है तो 25 सेंटीमीटर पर उसे वस्तु यानी कि वो साफ दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि पावर ऑफ द लेंस, यानी कि जो शक्ति दे रखी है लेंस की, ठीक है ना, जो यूज कर रहा है वो -2 डायोप्टर का यूज कर रहा है, यानी P दे रखा हमको, P बराबर -2.0 डायोप्टर। तो F निकलेगा 1/P। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/-2। अब ये मीटर में होता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, तो एट व्हाट द डिस्टेंस कैन द पर्सन रीड। तो ऐसी कौन सी वस्तु, यानी कि विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के, ठीक है, बिना चश्मे के व्यक्ति किताब कितनी दूरी पर रखे हुए है, हमको वो दूरी बतानी है। ठीक है ना, तो वो हमको दूरी बतानी है। तो F हमको पता चल गया है, तो U हमको दे दिया है कि भैया 25 सेंटीमीटर पर पढ़ रहे हैं। अब V हमको निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये आ जाएगा 1/-50। 1/V हमको फाइंड करना है, U हमारा आ गया तो ये प्लस के 25। ठीक है, ये इसको इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/V इजगल टू 1/25 माइनस 1/50। ठीक है, अब ये हमारा जो आएगा 1/V, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 50 आएगा। 50 आएगा तो ये आएगा आपका 52 जा, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, लेकिन इसमें हाँ, ये इधर आके माइनस हुआ ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1/V, ये माइनस के 3/50, यानी कि जो वैल्यू आ रही है V की वो आ रही है 50/3 माइनस में। तो V को आप जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए इस तरीके से। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 6, 3 × 6 = 18, और यहाँ पर फिर 2.66, तो 16.66 समथिंग आएगा, तो इसे आप 16.67 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 सवाल और कर लिए हैं। अब कुछ टॉपिक्स पे और हम बात करेंगे, आप ये 2 सवाल लिख लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें कुछ चीजें हमें पेपरों में, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है क्या? आपने कभी कभार देखा होगा ध्यान से, कभी छोटा सा होल्स हो तो उसमें से रोशनी निकल के आ रही है, या सुबह सुबह हो और पेड़, खूब घना पेड़ हो, उसमें से सूरज की रोशनी छन के आ रही हो। ऐसे आपने कभी कभार ऐसे भी देखा होगा कि बादल हो रहे होंगे कहीं कहीं पे, और ऐसा लग रहा है कि अब रोशनी उसमें से निकलकर अलग अलग बिखरी हुई सी आ रही है।
तो फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द टिनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मोक एंड वाटर ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड। तो यानी कि जब रोशनी आती है उनमें से दिखती है, पार्टिकल से दिखते हैं, इसके डस्ट के दिख सकते हैं, धुएं के दिख सकते हैं, पानी की बूंदें हो सकती हैं उसके भी दिख सकते हैं, ये सुबह कोहरे के समय हो सकता है। तो इस तरह का जो उदाहरण दिया गया है कि यानी कि फिनोमेना उदाहरण है कि यानी कि प्रकाश की किरणों का जो बिखराव हो रहा है छोटे छोटे कणों द्वारा, स्कैटरिंग मतलब बिखराव, बिखराव किसका? प्रकाश का, प्रकाश का, ठीक है ना। तो डस्ट मतलब जैसे धूल के कण हो गए, धूल के कण, ठीक है ना, धूल के कण, धुआं है ना, पानी की बूंदें इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये जब दिखाई देता है सनलाइट कम्स फ्रॉम द स्मॉल होल्स या नैरो स्प्लाइट, यानी कि छोटे से छिद्र से या स्लाइट, है ना, सकरी दरार बोल सकते हो, पतली सी जो हो सकती है या बादलों में से आता है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? अब जो भी एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर है सराउंडेड, वो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें पार्टिकल्स हैं, डेंसर मीडियम है क्योंकि एयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि स्टार सीम्स हाइयर देन द दे आर, यानी कि तारे थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं, तारे अधिक ऊंचाई पर दिखते हैं, ऊंचाई पर दिखते हैं अपनी वास्तविक वास्तविक स्थिति से, स्थिति से। तो होता क्या है, जो तारा यहां बना हुआ है, मान लो ये तारा है, ये तारा है हमारा, कि हमारा ये तारा है, उनको दिख रहा है, तो ये जब ये इसकी रेज आ रही होती है तो डेंसर मीडियम हो जाता है नीचे आके एनवायरनमेंट में, ये एनवायरनमेंट आ गया हमारा अर्थ पे, तो डेंसर मीडियम में तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर इस रे को इस तरह से देखा जाए तो हमको ये इस तरह के दिखेगा, ये तो ऊंचाई पे दिखने लगता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो डेंसर मीडियम से ये क्या हो जाता है, रेज जो बेंड होने लगती है, और तारा यहाँ है, बेंड होने की वजह से यहाँ आता है, लेकिन जब उसकी रे को सीधा देखा जाता है तो ऊपर दिखाई देता है, इसलिए हमको थोड़ा सा ये अजीब दिखाई देता है ऊपर की ओर। वाई डू स्टार ट्विंकलिंग, तारे चमकते हैं, तारे चमकते क्यों हैं, चमकते क्यों हैं, तो चमकते क्यों हैं? तो तारे जो होते हैं हमें बहुत दूर, बहुत हाई डिस्टेंस पे हैं, बहुत ही दूर है, और छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब होता क्या है, वो पॉइंट साइज तो हो गए, तो वेरिंग हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने लगता है, डेंसर मीडियम बार बार वेरिंग होने लगता है ना, चेंजेबल होता रहता है, जिससे क्या होता है कभी कभार जो तारे हैं कभी ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं, कभी कम चमकदार दिखाई देते हैं, यानी कि हाई यानी कि उनकी ब्राइटनर जो बढ़ जाती है और कभी लो हो जाती है, ठीक है ना। तो जिस समय ऐसा लगता है कि ये जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं, वो हो क्यों रहा है, क्योंकि डेंसर मीडियम बार बार चेंज हो रहा है। सन इज द सीम्स बिफोर एक्चुअल सनराइज आफ्टर सनसेट, यानी कि सन का जो हम सुबह देखते हैं कि सूरज निकल रहा है, तो ये भी डेंसर मीडियम का सिस्टम ही है, सूरज यहां है और हमको दिख रहा है यहां। अब ये जैसी मीडियम जो आता है, क्योंकि इसकी लाइट आती है तो डेंसर हो गया, आंखों पर जैसी रोशनी पड़ रही है, हमारे आंखों पे रोशनी पड़ रही है तो डेंसर हो गया, लेकिन वो हमको दिख रहा है यहां पहले, तो यानी कि 2 मिनट बाद असली पोजीशन पे आता है। ऐसे जब छुप रहा होता है, तो वो छुप रहा है तो हमको बाद में छुपता है, क्योंकि यहां पर होता है तो हमको यहां दिख रहा होता है, इसका ठीक उल्टा देख लो। तो वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 1-2 मिनट का टाइम लगता है उसको छुपने में उसमें, ठीक है ना। यानी कि हम सुबह जब सूरज निकलता हुआ देख रहे हैं तो वास्तव में जब निकला ही होता है उससे ठीक पहले वो थोड़ा नीचे ही होता है, बाद में ऊपर दिखाई देता है। ऐसे जब सन छुप रहा होता है, छुपने ही वाला होता है, तो वो छुप चुका होता है, हमें थोड़ी देर तक दिखता रहता है। एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग इन द डेली लाइफ, यानी कि
प्रकाश की किरणों का बिखराव के हम कुछ एग्जाम्पल हम डेली अपने जीवन में दिखते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला दिखाई देना क्यों दिखाई देता है? देखो, इसकी जो वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जब सन ऊपर आ जाता है तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, स्कैटरिंग, वो पूरे आसमान में होती है, यानी वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। और बात रेड की बहुत दूर तक जाती है, इसलिए वो सीधी चली जाती है। तो उस समय ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। सुबह मॉर्निंग में और सुबह हम जब उठ रहे हैं तो सूरज देखते हैं तो लाल दिखाई देता है, शाम को भी लाल दिखाई देता है, यानी कि सूरज के उगते समय, उगना और छिपना। तो सूरज जब छिप रहा होता है या निकल रहा होता है तो हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत दूर तक जाती है, सीधी जाती है, बाकी पहले ही बैंड हो जाती है। तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हो गई, वही पोजीशन शाम को बनती है, इसलिए हमें लाल कलर का आसमान सुबह शाम दिखाई देता है। बच्चों, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, एंड होता है इसका। हमने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है और भी कुछ समझना है तो आप टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, सदा खुश रहें। नमस्कार।